हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 जो है आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि मैम चैप्टर 5, 6, 7 ये सब करवाई। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 के नोट्स दिखाऊंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छे लगते हैं नोट्स, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर ग्रेन होते हैं, तो उतनी ज़्यादा फिर हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, तो चैप्टर 5 है आपका राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। हम देखेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने, कि पुराने टाइम में जो लोग शासक बनते थे वो कैसे बनते थे। वन व्यवस्था पढ़ेंगे हम, जनपद को देखेंगे, महाजनपद कैसे बने, कर व्यवस्था क्या होती थी, कृषि में परिवर्तन कैसे आया, मगध वज्जी ही क्या थे। फर्स्ट आता है हमारा कुछ लोग शासक कैसे बने। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक अश्वमेध यज्ञ चलता था। अश्वमेध यज्ञ एक आयोजन था। इसमें होता क्या था, इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उस घोड़े को कोई भी रोकता था तो उसको, व्यक्ति को जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा, उससे युद्ध करना होता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ के खाल पर एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। देखिए, यहाँ पे एक बात यह है कि जो व्यक्ति राजा से युद्ध करता था, अगर वो उस घोड़े को रोकता था, ठीक है, अगर वो व्यक्ति जीत जाता था तो वो ही फिर राजा बन जाता था। अगर वो व्यक्ति हार जाता था तो वो राजा का बंदी बन जाता था। ये अश्वमेध यज्ञ में होता था। फिर आती है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या है, 4 वर्ण होते हैं, सबको पता है कौन से होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वर्ग था उसका काम क्या था, यज्ञ अनुष्ठान करना, शिक्षा प्राप्त करना। जो क्षत्रिय वर्ग था उनका काम होता था युद्ध करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना। जो वैश्य होते थे वे क्या थे, व्यापारी वर्ग, पशुपालक, कृषक थे। क्षत्रिय और वैश्य इनको दोनों को भी यज्ञ करने का अधिकार था, क्योंकि इनको उच्च जाति का माना जाता था। पर जो शूद्र है, अन्य 3 वर्णों के लिए क्या करते थे, सेवा करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लिए इनको बहुत नीच जाति का माना जाता था उस वक्त। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। जो शूद्र में औरतें होती थी उनको भी यज्ञ करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो इनको वेदों के अध्ययन का अधिकार भी नहीं था। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था है। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। आ जाता है जनपद। अब जनपद, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन मतलब लोग, ठीक है, तो लोगों के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जैसे दिल्ली में पुराना किला मिला है, उत्तर प्रदेश मेरठ, हस्तिनापुर, एटा, अतरंजी, खेड़ा। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, फसल उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ विशेष बर्तन जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, आपको ये धूसर पात्र वहां देखने को मिल जाएंगे। आ जाता है आपका आगे महाजनपद। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, इसे हमने कह दिया महाजनपद, मतलब बड़े। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब आ जाता है टॉपिक टैक्स, कर। महाजनपद के राजा विशाल किलों के लिए बड़ी सेना रखते थे। उन बड़ी सेना जो होती थी उनके कुछ संसाधनों की उनको आवश्यकता होती थी। अब राजा उपहारों पर निर्भर न रहकर लोगों से कर वसूलने लगे थे, तो कर व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई। जैसे फसल या उपज का 1/6 हिस्सा देना होता था। जो श्रमिक थे वो महीने में 1 दिन का श्रम फ्री में करते थे राजा के लिए। व्यापारी उन पर कर सामान खरीदने और बेचने पर लगता था। पशुपालक जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में उन पर कर लगता था। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे दिखाती हूँ। पहले मैं आपको एक बार इस तरह दिखा दूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आगे हमने देखा था मगध। मगध जो प्रारंभिक जनपद थे उनमें महत्वपूर्ण क्यों था, ये इसी चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि आपका मगध और वज्य आप इसमें पढ़ोगे। जैसे गंगा सोन नदी के पास, क्योंकि यहाँ पे जल वितरण था, जमीन उपजाऊ थी, गंगा सोन नदी के पास थी, यातायात के साधन थे, वन संसाधन थे,
लौह अयस्कांति इस वजह से जो मगध था वो प्रारंभिक जनपद में अधिक महत्वपूर्ण था। मगध के बारे में पढ़ते हैं तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले जो हाथी थे उनको पकड़कर उन्हें शिक्षा देकर प्रशिक्षित कर काम में लाया जाता था, सेना के काम में। मगध में क्या थे, दो शक्तिशाली शासक थे। कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्म नंद एक और जो है महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है ना। आगे आ जाता है मगध की राजधानी। शुरू में मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। लेकिन बाद में क्या हो गई? पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से अब है। ठीक है। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर जो है विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। मिस्र और प्राचीन एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक वह पहुंच गया। अब आ जाता है वज्जी। मगध के नजदीकी वज्जी राज्य था। मगध राज्य हो गया, वज्जी भी राज्य हो गया। जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता है। गण का मतलब हो गया कई सदस्य वाले समूह और संघ मतलब हो गया संगठन। वज्जी संघ का जो वर्णन है वो दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय के बारे में पूछा जा सकता है ये क्या है, तो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है। ये कुछ की पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री एग्जाम में आपसे। अजातशत्रु का मंत्री का नाम क्या था? वस्कार। नए शासक की बात करें तो 3000 साल पहले आए थे। महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण और दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले हुआ था। गण या संघराज्यों 1500 साल पहले। तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और चैप्टर 5 के अपने नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 कराऊंगी। अगर आप अपनी सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को रीड करना है, उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अगर आप एकदम से नोट्स बनाओगे तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है। डीपली तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहले आपको एनसीईआरटी की बुक रीड करनी है। कुछ भी अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो।